दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गतिविधि में। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र। ये एक रिवीजन क्लास है। तो चलिए हम चलते हैं अपने भारतीय संविधान के भाग 1 के चैप्टर में, भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र। तो हम इसे ऐसे समझेंगे, एक छोटा बच्चा है अयांश, तो वो कहीं बैठा हुआ था तो सोचता है कि ये कहीं सुनता है कि ये संघ और राज्य क्षेत्र क्या होता है। तो वो समझ नहीं पाता है, तो अपनी मम्मा के पास जाता है, तो पूछता है, मम्मा ये संघ और राज्य क्षेत्र क्या होता है। तो उसकी मम्मा बताती है कि हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग हैं और 395 आर्टिकल हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो फिर वो पूछता है कि ये भाग क्या होता है। तो भाग किसी भी बुक का जैसे टॉपिक होता है वैसे ही भाग होता है। तो हमारे संविधान में 22 भाग है और आर्टिकल 395 है, और जो बातें आर्टिकल में नहीं दी गई है या छिपी हुई है संविधान में, उसे अनुसूची में बताया गया है। तो हम समझ गए, हमारे संविधान में 22 भाग, 395 आर्टिकल और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो आइए भाग 1 के संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 1 से 4 आर्टिकल के बारे में पढ़ना है। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है ना, कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यहाँ भारत और इंडिया भारत के नाम को दर्शाता है, और भारत जो है इंडिया का प्राचीन नाम है और सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते इंडिया के नाम से हुए थे। इसलिए हमारे संविधान में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया ये तो नाम बता दिया, और राज्यों का संघ होगा, इसका मतलब ये है कि भारत का प्रशासनिक व्यवस्था संघीय रूप का होगा। अब भारतीय आर्टिकल 1 में 3 सब क्लॉज दिए गए हैं। आइए इन 3 बातों को ध्यान रखते हैं। जिसमें आर्टिकल 1 के सब क्लॉज 1 में तो बताया गया है भारत अर्थात इंडिया जो कि राज्यों का संघ होगा। और आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 2 क्या बताता है कि राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। मतलब हमारे भारत के अंदर जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसके बारे में आर्टिकल 1 के सब क्लॉज 2 में बताया गया है। और आइए अब 1 का सब क्लॉज 3 पढ़ते हैं। आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 3 कहता है कि भारतीय क्षेत्र में किसको सम्मिलित किया जाएगा, ये बताता है। तो हमारे भारतीय संविधान में 3 तरह के क्षेत्र हैं। एक तो वो हैं जो कि भारत के राज्य हैं, और एक वो हैं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, और एक अन्य प्रकार के क्षेत्र हैं जो अधिग्रही क्षेत्र जिसे कहा जाता है, जो अभी वर्तमान में तो नहीं है लेकिन पहले अधिग्रही क्षेत्र के अंतर्गत दमन और दीव, गोवा, दादर और नगर हवेली, ये सबको अधिग्रही क्षेत्र पहले बनाया गया था, फिर बाद में राज्य बना दिया गया और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो हम समझ गए आर्टिकल 1 के बारे में। अब भारतीय संविधान में कहा गया है कि राज्यों का संघ होगा। तो यहाँ संघ से इसका मतलब ये है कि कोई भी देश 3 तरह के हो सकते हैं, या तो संघीय मतलब फेडरेशन हो सकता है, या तो यूनियन टाइप का संघ हो सकता है, और एक परिसंघ होता है कॉन्फेडरेशन। तो संघ क्या होता है ना, संघ बहुत सारे राज्यों को मिलाकर जो बनता है उसे संघ कहा जाता है। ये संघ जो है अमेरिका में देखा जाता है। यहाँ बहुत सारे स्टेट मिलके अपना देश बनाए हैं, तो ये परिसंघ कहलाता है। ठीक है, मतलब संघ कहलाता है लेकिन फेडरेशन कहलाता है। वहीं हमारा देश में जो संघ है, इससे केंद्र से बहुत सारा राज्य बना है। तो हमारा प्यारा आयान समझ जाता है कि संघ क्या होता है। अब भारत का जो है क्षेत्र संघीय होना चाहिए, ये कौन डिसाइड किया था। तो भारत का स्वरूप संघीय होना चाहिए, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा के सुझाव पर संघीय स्वरूप को अपनाया गया था। और संघ क्यों बनाना चाहिए, तो उनका सुझाव क्या था कि क्षेत्रीय विशालता तथा सामाजिक व सांस्कृतिक विविधता, मतलब यहाँ क्षेत्र बड़ा है और सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप के हैं, तो इसलिए संघीय स्वरूप को अपनाना चाहिए। फेडरेशन वाला संघ नहीं, यूनियन वाला संघ। तो हमारा भारतीय संविधान यूनियन टाइप का संघ है। तो आयान सब समझ आता है कि हमारा आर्टिकल 1 क्या कहता है। अभी जो हम वर्तमान स्वरूप में देखते हैं ना कि हमारे देश में 28 राज्य और 8 यूटी हैं। पहले ऐसा नहीं था। जब आज़ाद हुआ था ना देश हमारा, तो देश जब आज़ादी के पहले भारत में 9 ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे, और देसी रियासत लगभग 600 के आसपास था। ठीक है, और आज़ादी के बाद 600 देसी रियासत में से 542 तो इंडिया में शामिल हो गए थे। लेकिन उसमें 542 में से भी जो 3 ऐसे देसी रियासत थे जो कि भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल होना नहीं चाहते थे, तो उन्हें 3 तरीके से मनाया गया था कि भैया आप भारत में शामिल हो जाओ। ठीक है, ये 3 थे। फर्स्ट जूनागढ़, जिसे कि जनमत संग्रह द्वारा फरवरी 1948 में शामिल किया गया था। वहीं दूसरा देसी रियासत जो था हैदराबाद था। इसे सैन्य कार्रवाई के तहत ऑपरेशन पोलो चलाकर 17 सितंबर 1948 को भारत में शामिल किया गया था। तो ऑपरेशन पोलो कब चलाया गया था, 17 सितंबर 1948 को, किसके खिलाफ, हैदराबाद के खिलाफ।
ठीक है। वहीं 1948 में ही जम्मू एंड कश्मीर को विलय पत्र द्वारा भारतीय क्षेत्र में शामिल किया गया था। तो आज़ादी के बाद हमारा जो भारतीय राज्य क्षेत्र होता है उसे 4 श्रेणी में बाँटा गया था। भाग क, ये हमारे भारतीय शासन अधिनियम 1935 में जो 9 प्रांत थे, वो उन्हीं 9 प्रांत को शामिल किया गया था भाग क में। और भाग ख में ऐसे 275 देशी रियासत थे जो छोटे थे, जहाँ विधानसभा हुआ करता था, तो उन्हें मिला कर के 9 राज्य बनाया गया था, ठीक है। और भाग ग में वैसे आते हैं जहाँ ब्रिटिश भारत में कमिश्नर लोग बैठा करते थे, तो उसका संख्या 10 था। और भाग घ में ऐसे क्षेत्र को शामिल किया गया था जो कि केवल एक थे, अंडमान और निकोबार भारत से दूर थे। उस समय लक्षद्वीप भारत का हिस्सा नहीं था। लक्षद्वीप बाद में जाकर के भारत का हिस्सा बनता है। तो हम भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में भी समझ गए। भारत में आज़ादी के बाद 4 तरह के राज्य क्षेत्र थे और भाग क में 9 राज्य क्षेत्र थे, भाग ख में 9 थे, भाग ग में 10 थे और भाग घ में 1 थे, ठीक है। तो आज़ादी के बाद तो सबसे बड़ा दिक्कत था कि राज्य आज़ादी के बाद जो है ना, हमारे देश में बहुत सारी भाषाएँ थी, बहुत सारे अलग-अलग माँग होने लगा कि राज्य बनना चाहिए भाषाई आधार पर। तो इसके लिए जो है ना राज्यों का पुनर्गठन हुआ। उस समय राज्यों का पुनर्गठन ऐसे ही किया गया, मतलब टेम्पररी था। तो सबसे पहले धर आयोग बनता है। धर आयोग कब बनाया गया था? तो धर आयोग को जून 1948 में धर आयोग का स्थापना किया गया। और ये धर कौन थे? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, ठीक है। उनके अध्यक्षता में ही धर आयोग जून 1948 में बनाया गया। इन्होंने अपना रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश किया और बोला कि राज्य बनाने का आधार जो है भाषा के आधार पे नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक कार्यकुशलता के आधार पर होना चाहिए, नहीं तो बहुत सारा राज्य बन जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरा कमेटी बनता है जेबीपी कमेटी, मतलब जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की समिति बनती है 1948 में। इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, 3 व्यक्ति के द्वारा 1948 में ही कमेटी बनता है। इन्होंने अपना रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश किया और इन्होंने भी वही बोला कि राज्य बनने का आधार जो है भाषा नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक कार्यकुशलता के आधार पे ही राज्य का गठन होना चाहिए। तो हम समझ चुके हैं दोनों कमेटी के बारे में। अच्छा, तो भाषाई आधार पर मांग सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो एक व्यक्ति थे पोट्टी श्रीरामुलु। ये भाषा के लिए तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य का मांग कर रहे थे, लेकिन इनका भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो जाता है, जो कि 15 दिसंबर को होता है 1952 को। 56 दिन का भूख हड़ताल के कारण इनका मृत्यु हो जाता है। तो जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश होता है, तो फिर मजबूरी में राज्य का गठन करना पड़ता है भाषाई आधार पर। तो भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था, ठीक है। तो हम समझ गए हैं कि भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश। और इसका गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। पुनः फिर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग, एक और कमेटी बनता है जिसमें तीन सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिकर। तो फजल अली आयोग भी बोला जाता है। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है। इसके हेड थे फजल अली और इसके अन्य सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिकर। इन्होंने अपना रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को पेश किया था। इन्होंने भी कहा कि भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा और वित्तीय व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यकुशलता के आधार पर ही राज्य का गठन होना चाहिए। तो इन्होंने सुझाव दिया था कि देश में जो 4 तरह के भाग क, ख, ग, घ है ना, वो राज्य ऐसा राज्य नहीं होना चाहिए। टोटल 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए, इनका ये मानना था। फिर इनके सुझाव के बाद ही हम देखते हैं कि भारत में जो है 7वां संविधान संशोधन होता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। इसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी कहा जाता है। और इनके सुझाव के ही तहत भारत में 14 राज्य बनते हैं, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। चूँकि फजल अली आयोग द्वारा मांग किया गया था कि तीन ही केंद्र शासित प्रदेश बनना चाहिए, लेकिन उस समय 1956 में 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो उस समय बनने वाले 14 राज्य थे असम, बिहार, बम्बई, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, यूपी, एमपी, केरल, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ठीक है। उस समय कर्नाटक, तमिलनाडु ये सब नहीं था, हिमाचल प्रदेश ये सब नहीं था, ठीक है। तो उस समय 1956 के बाद 14 राज्य बनाए जाते हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। तो 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से बनते हैं? दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ठीक है। तो बाद में जाकर के हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा ये सबको राज्य बनाया जाता है।
तो भारत में राज्य कैसे बनते हैं ये हम लोगों ने समझ लिया, और आर्टिकल 1 के बारे में भी समझ लिया। आर्टिकल 1 में 3 बातें थी। चलिए रिवाइज करते हैं कि आर्टिकल 1 में 3 बातें कौन-कौन सी थी कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। और आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 2 क्या बताता है, तो भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और भारत में कितने तरह के राज्य हैं, तो मतलब क्षेत्र हो सकते हैं, ये आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 3 बताता है, जिसमें बताया गया है कि भारत का राज्य होगा और जो कि 28 है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और तीसरा क्षेत्र जो कि अधिग्रहित क्षेत्र है, जो अभी वर्तमान में तो प्रचलन में नहीं है। तो आर्टिकल 1 हमने समझा। भाई ये आर्टिकल 2 क्या कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन कर सकता है। तो इसका क्या, ये हम इसे ऐसे समझते हैं, ये देखिए है, ये है हमारा प्यारा भारत। तो आर्टिकल 2 कहता है कि भारत में नए राज्यों का प्रवेश और गठन का बात करता है। तो अगर मान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत सब कुछ ध्यान में रखते हुए नेपाल या भूटान या पाकिस्तान का कोई क्षेत्र अगर भारत में सम्मिलित होना चाहता है, तो अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत शामिल तो हो सकता है, और उसे बाद में जाकर के भारत का कोई भी अन्य राज्य भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने समझा आर्टिकल 2 क्या कहता है कि भारत में बाहरी क्षेत्रों से जो भारत में राज्य कोई मिलना चाहे तो मिल सकता है, प्रवेश कर सकता है और उसे राज्य बनाया जा सकता है, ये आर्टिकल 2 कहता है। तो आइए अब आर्टिकल 2 भी समझ गए, अब आर्टिकल 3 समझते हैं। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि संसद जो है किसी राज्य क्षेत्र की सीमा बढ़ा या घटा सकती है, या नए राज्य का निर्माण कर सकती है, या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो संसद अगर चाहे ना, तो भारत के किसी भी राज्य का जो है सीमा बढ़ा सकती है, किसी भी राज्य का सीमा कम कर सकती है, किसी भी राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, और ये साधारण बहुमत से कर सकती है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो है ना बातें की गई है ना, ये साधारण बहुमत से संसद द्वारा किया जाएगा। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा ना कि भारत के राज्य क्षेत्र का सीमा बढ़ा घटा सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है, या तो फिर नए राज्य का गठन कर सकती है। ये करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। तो आर्टिकल 3 हमने समझा कि संसद किसी राज्य क्षेत्र में सीमा बढ़ा घटा या नया राज्य का निर्माण कर सकती है, या नाम में परिवर्तन कर सकती है। यहाँ समझने वाली बात ये है कि आर्टिकल 2 जहाँ नए राज्यों का प्रवेश का बात करता है ना, वो भारत के बाहर से आए हुए राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है, लेकिन आर्टिकल 3 जो है नए राज्य का निर्माण का बात करता है, मतलब भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसमें से कोई राज्य बन सकता है। ठीक है, और आर्टिकल 3 में ये भी समझना है कि राज्य का सीमा बढ़ा घटा या नए राज्य का निर्माण, या किसी राज्य जैसे यूपी है उसका नाम परिवर्तन करना है, अवध करना है, तो ये कैसे होगा? तो इसे करने से पहले यूपी के पास कोई बिल भेजा जाएगा, लेकिन यूपी उस पर क्या डिसाइड करता है ये मानने के लिए भारतीय संसद बाध्य नहीं है। अगर वो हामी भरता है कि ठीक है चलो हमारा राज्य क्षेत्र बढ़ा दो, घटा दो, या तो फिर कुछ कर दो, नाम परिवर्तन कर दो, तो उसका मानने के लिए एग्री करे तो भी हो सकता है, नहीं करे एग्री तब भी ये संसद चाहे तो ये सब कर सकती है। तो अब आइए आर्टिकल 4 के बारे में पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 4 क्या कहता है ना कि आर्टिकल 4 कहता है कि राज्यों के नाम और क्षेत्र में परिवर्तन साधारण बहुमत से ही होगा, और ये करने की शक्ति संसद के पास है। जैसे आर्टिकल 2 और 3 में साधारण बहुमत द्वारा ही काम किया जाएगा, और आर्टिकल 2 और 3 से रिलेटेड कोई भी कार्य होता है ना, तो उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से की जाती है। और जैसे आर्टिकल 3 में हमने पढ़ा कि सीमा बढ़ा घटा या नए राज्य का निर्माण या नाम में परिवर्तन कर सकती है, ये करने के लिए राज्य विधानमंडल की सहमति के लिए भेजा जाएगा, लेकिन राज्य क्या करता है, सहमति मानता है या नहीं मानता, उसे मानने के लिए संसद बाध्यकारी नहीं है। तो आर्टिकल 2 और 3 में किया गया कोई भी संशोधन 368 के अंतर्गत की गई प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। जैसे आर्टिकल 2 या 3 से रिलेटेड कोई भी कार्य होता है तो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आता है। तो हम समझ गए हैं आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4। चलिए क्विक रिवीजन करते हैं। आर्टिकल 1 क्या कहता है? भारत का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। आर्टिकल 2 बाहरी देश से आए हुए नए राज्यों का गठन का बात करता है, राज्य क्षेत्र को शामिल होने का बात करता है। वहीं आर्टिकल 3 किसी भी राज्य के बारे में है, और आर्टिकल 4 बताता है कि कोई भी काम करेगा तो संसद करेगा। तो जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था तो सबसे पहले एक क्षेत्र था बेरूबारी, जो कि पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था। 1952 में पाकिस्तान दावा कर रहा था कि ये क्षेत्र जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और ये क्षेत्र हमारा है। उस समय फिर भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू शांति चाहते थे, इस वजह से उन्होंने बेरूबारी क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंप दिया। तो
बेरूबारी क्षेत्र के लिए उस समय के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फ़िरोज़ शाह नून थे और नेहरू जी के बीच 1958 में समझौता हुआ था और बेरूबारी क्षेत्र को पाकिस्तान को दे देते हैं, ठीक है। तो जो पाकिस्तान का क्षेत्र बेरूबारी था, तो वहाँ तो आक्रोश उत्पन्न हो गया कि आखिर भारतीय क्षेत्र को कैसे प्रधानमंत्री द्वारा किसी अन्य देश को सौंप दिया गया। तो उस समय के हमारे देश के राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगा कि क्या भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंपा जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें बताई कि भारत का जो आंतरिक क्षेत्र है, जैसे भारत का जो आंतरिक क्षेत्र है, इसे किसी अन्य राज्य को नहीं दिया जा सकता है। जैसे ये कोई क्षेत्र है, चाइना को देना है तो हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन किसी वजह से अगर देना पड़ रहा है तो इसका सुप्रीम कोर्ट ने दो तरीका बताया। पहला तरीका है कि आर्टिकल 3 में जो है संशोधन करके, मतलब आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन करके आर्टिकल 3 में संशोधन कर दें और वहाँ लिख दें कि भारतीय क्षेत्र किसी अन्य देश को दिया जा सकता है। और दूसरा तरीका क्या बताया कि आर्टिकल 368 के तहत ही संविधान में संशोधन किया जाए और बेरूबारी क्षेत्र को भारतीय संघ से हटा दें। और ये करने के लिए आर्टिकल 1 में संशोधन करना होगा और अनुसूची 1 में संशोधन करना होगा, तो बेरूबारी क्षेत्र भारत का हिस्सा नहीं रहेगा। तो हमने समझा कि ऐसा करने के लिए आर्टिकल 1 और अनुसूची 1 में परिवर्तन करना होगा। तो फिर इस बेरूबारी मामले के बाद 9वां संविधान संशोधन किया गया 1960 में और बेरूबारी क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंप दिया गया। तो ये जो हुआ था बेरूबारी वाद 1960 में 9वां संविधान संशोधन किया गया और ये आर्टिकल 368 के तहत किया गया और विशेष बहुमत से किया गया था। इसके बाद और एक मामला आता है जो कि 2015 में हुआ था, लैंड बाउंड्री एरिया एग्रीमेंट। ये समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। तो कुछ भारतीय क्षेत्र थे जो बांग्लादेश को सौंपा गया और कुछ बांग्लादेशी क्षेत्र भारत में मिलाया गया था। तो ये 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत हुआ था। अब आइए देखते हैं कि भारत जब से आज़ाद हुआ है तो आज़ादी के बाद भारत में राज्य कैसे बने। तो इसके लिए एक ट्रिक है, आम गुनाह है मैम तुसी गाओ और मौज लो, छाता उठाओ और झरने तले बैठ जाओ। आ फॉर आंध्र प्रदेश सबसे पहला बनने वाला राज्य था जो कि 1953 में बना था। इसके लिए 14वां, मतलब भारत में 14वां राज्य यही है, आंध्र प्रदेश। म फॉर महाराष्ट्र 1960 में बनाया गया था, ये सही क्रम में दिया गया है। गु फॉर गुजरात 1960 में बनाया गया था। ना फॉर नागालैंड 1963, ह फॉर हरियाणा 1966, है मतलब हिमाचल प्रदेश 1971। और मैम तुसी गाओ, मैम मतलब मेघालय 1972, म फॉर मणिपुर, तुसी मतलब त्रिपुरा 1972 में ही बनाया गया था। सी फॉर सिक्किम 1975 में। भारत का 22वां राज्य, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि भारत का 22वां राज्य कौन था, तो सिक्किम था, जो कि 35वां संविधान संशोधन के तहत सह राज्य बनाया गया था। वहीं 36वां संविधान संशोधन के तहत भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। गाओ फॉर गोवा 1987 में राज्य बनाया गया था। और फॉर अरुणाचल प्रदेश 1987 में। मौज लो मतलब मिजोरम 1987 में। तो ये मैंने सब कुछ ट्रिक बना के समझ लिया है। और इसके बाद और 4 राज्य बनते हैं, कौन कौन से, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और तेलंगाना। तो ये तीनों, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 और 15 नवंबर 2000 को 84वां संविधान संशोधन के तहत राज्य बनाया जाता है। और फिर सबसे लास्ट में बनने वाला राज्य तेलंगाना था, जो 2 जून 2014 को श्री कृष्ण आयोग के सिफारिश पे बनाया गया था। ठीक है, तो अब कुछ PYQ क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत, हम लोगों ने जो समझा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कि भारत के राज्य क्षेत्र कौन कौन से होंगे। तो भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य आएंगे, संघ राज्य क्षेत्र आएंगे और अधिग्रहित क्षेत्र आएंगे। 1 का सब क्लॉज 3 में हमने पढ़ा था अधिग्रहित क्षेत्र के बारे में। और दूसरा है, किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के नाम तथा प्रतीक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्र का वर्णन संविधान में कहाँ किया गया है, तो भारत के संविधान के प्रथम अनुसूची में किया गया है। वहीं हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला था। और इसे साथ ही संविधान में आर्टिकल 239 ए के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR का दर्जा मिला था। और हम लोगों ने तो अभी पढ़ा ही कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 35वां अधिवेशन वर्ष 1920 में नागपुर में C विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में हुआ था। इसी अधिवेशन के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।
अगर आपको हमारी पहल अच्छी लग रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।